बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी रिलीफ मिल गया कल स्टूडेंट्स को, जैसे कि हम कल बात भी कर रहे थे कि बड़ा डिसीजन होने जा रहा है, तो वो डिसीजन अब हो गया। और शफकत महमूद साहब ने बता दिया कि 9th, 10th, 11th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं और इसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे उन्होंने बता दिया है, शेड्यूल भी दे दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि अब कोई तब्दीली नहीं होगी। और बड़ा रिलीफ मिला है जी स्टूडेंट्स को कि आपको सिर्फ जो इख्तियारी मज़ामीन हैं उनके एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और वो तकरीबन 4 बनते हैं जिसके पेपर्स देने पड़ेंगे मैट्रिक के लिए। और उसके बाद ये भी अनाउंस किया गया है कि डेट शीट जो अनाउंस की जाएगी, मतलब अब जुलाई में एग्जाम्स होंगे और उन डेट शीट में गैप रखा जाएगा, मतलब पेपर्स के बीच में गैप रखा जाएगा ताकि स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकें। कोर्स आउटलाइन जो है वो वही रहेगी। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप 9वीं 10वीं और इंटर को तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दें विदाउट एग्जाम्स। लेकिन कल फिर हमने देखा कि टॉप ट्रेंड चलता रहा और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली अप्रिशिएट कर रहे थे इस डिसीजन को और बड़ा खुश थे और शफकत महमूद साहब की तारीफ कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी नाराज थे और वो फिर एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है टॉप ट्रेंड चलाने का, वो मुसलसल चल रहा था। और आप देखें कि कुछ फनी मीम्स जो है वो भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स भी हमने देखे हैं। कल टॉप ट्रेंड भी रहा है ये। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपने कहा ना, कुछ खुश नहीं थे। ये ऐसे ना कुछ लोग होते हैं, कुछ भी आप कर लें उन्होंने कभी खुश नहीं होना। और मतलब अगर आप इन्हें कह देंगे ना कि आपके जो है विदाउट एग्जाम जो है आपको प्रमोट कर देंगे, इन्होंने फिर आगे मसला डाल देना कि जी मेरी एवरेज ठीक नहीं लगी है, इसकी वजह से मुझे प्रमोट सही नहीं किया, मेरे मार्क्स प्रॉब्लमैटिक एक ग्रुप होता है। और लेकिन कोई बात नहीं जी, अब तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, अगर आपने एग्जाम्स में अपना ये ईयर क्लियर करना है तो एग्जाम्स में अपेयर होना होगा, वरना आपके पास चॉइस है कि आप अपना साल रिपीट आप सिर्फ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं अगर आपने वो देने, बहुत बड़ा रिलीफ। मतलब आप उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज वो नहीं देंगे आपको। सिर्फ और सिर्फ अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंटिफिक जो सब्जेक्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आप आर्ट्स के हैं तो आपको आर्ट्स के जो इख्तियारी मज़ामीन हैं, जो इलेक्टिव हैं, उनका एग्जाम देना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जाम्स जो हैं वो बाकी पार्ट्स के, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं होंगे। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग रिलीफ। मतलब आप सोचें हमारे टाइम पर ये रिलीफ हमें मिला होता तो मेरे ख्याल से टॉप कर लिया होता, पूरे नंबर ले लेंगे। हमें रिलीफ मिला होता। खैर शुक्र है तब ऐसा कोई मसला नहीं था, ना कोरोना था। अब ये आगे एक मसला है जो कि पूरी दुनिया को फेस करना पड़ा, इसलिए चेंजेस भी आ रही हैं। और फिर ये भी चेंज जो शेड्यूल में आया, क्योंकि पहले जून के एंड में थे, अब 10 जुलाई के बाद, यानी कि 10 जुलाई बोर्ड जो है वो डिसाइड करेंगे कब रखना है। तो ये बड़ा अच्छा है और इसके ऊपर आज हम तफसीलन बात भी करेंगे और एक ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा कल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही थी सिमल के ये क्या मामला है, किस तरह से इसको डील किया जा रहा है। लेकिन इससे बढ़कर जो एक मामला जो अभी आने वाला है हुकूमत के लिए, जो टफ चैलेंज है वो है बजट का, क्योंकि नेक्स्ट वीक फ्राइडे को बजट होगा और उससे पहले की जो बातें हो रही हैं वो खासी ज़्यादा इस वक्त जो है ना वो ज़ेर बहस हैं। इतनी मुश्किलात और इतने चैलेंजेस के साथ गवर्नमेंट को बजट पेश करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बजट अप्रूव कराना बहुत मुश्किल है। जबकि ऑपोजिशन जो है वो भी सामने खड़ी है। और कल पीपल्स पार्टी ने तो वाज़े तौर पर ये कह दिया कि 2021 का जो बजट है वो कम आमदनी वाला तबका इमरान खान के निशाने पर है। पहले ही महंगाई की शरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 20 तक की बुलंदी को छू रही है। ऐसी सूरत में तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ लेना किसी तौर भी जायज़ नहीं होगा और ये बड़ा जुल्म होगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक ये कह रही है कि हम बजट में नया टैक्स कोई नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आवाम को रिलीफ देंगे, बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ाएंगे। अब पता नहीं बजट जब आएगा तभी पता लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली प्री एंड गुफ्तगू जो है वो तो शुरू। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे कहा कि टैक्स नया नहीं लगेगा, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि 25% जो है गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन उनकी सैलरी, बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। अब ये बहुत बड़ा इजाफा जो कि पाकिस्तान अब तक नहीं हुआ। 15% पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, लेकिन अब अगर ये 25% किया जाता है तो वो किस बुनियाद पर किया जाएगा? क्योंकि अगर आप 25% करते हैं, लास्ट टाइम तो 10% भी नहीं कर सकी गवर्नमेंट, तो अगर आप 25 का दावा कर रहे हैं तो उसको हकीकत में बदलने के लिए खासा मुश्किल टाइम इसलिए आ सकता है क्योंकि आपने सिर्फ बजट अनाउंस नहीं करना होता, वो बजट देना भी होता है बाद में आपने वो पैसे देने भी हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर आप कैसे मैनेज करें, ये बड़ा मुश्किल। बिल्कुल। और इन तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे कि पीटीआई के 7 तक आवाम को रिलीफ देने जा रही है अपने सेकंड लास्ट बजट में। हमारे साथ MNA पीटीआई आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी आफ्ताब साहब, ऑपोजिशन कुछ और कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम रिलीफ देंगे, गरीब तबके को खास तौर पर नया टैक्स नहीं लगाएंगे। क्या प्लानिंग है पीटीआई की इस दफा के बजट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया।
देखिए बात ये है, जो ईमानदारी की बात ये है कि अभी तक हमें तो ब्रीफ दिया नहीं गया है एज ए मेंबर कौमी असम्बली कि जी इसमें क्या चीज़ आ रही है, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हैं जो हमारे तक अभी तक सुन आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये है कि जैसे सैलरीज के अंदर इंक्रीज है और बहुत सारी टैक्सेस के अंदर भी छूट दी जा रही है। तो इससे लगता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाएगी, उसको इंक्रीज किया जाएगा और मिनिमम सैलरी का कोई एक सेटअप तय किया जाएगा तो उससे प्राइवेट सेक्टर को भी बाउंड हो जाएंगे कि वो भी सैलरी को जो है मिनिमम रखें। तो उससे एक रिलीफ मिलेगा जिससे थोड़ी बहुत महंगाई पर जो है वो काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें करने की हैं। ये इंशाल्लाह जैसी बजट आता है उस पर जब डिबेट होगी तो अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो हम उनको सपोर्ट भी करेंगे एज ए गवर्नमेंट, लेकिन अगर कहीं हमारी तजवीज़ देने की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल खुलकर तजवीज़ भी देंगे कि जी इसे और बेहतर किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आई नहीं, अभी कोई ऐसी मीटिंग कॉल नहीं हुई कि जिसमें हमें ये पूरी तफसीलात बताई गई। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने कहा कि अभी कुछ ऑब्वियसली ब्रीफिंग नहीं है, लेकिन जो कि टारगेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये बात भी की जा रही है क्योंकि कल ऐसा हुआ कि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने MQM से भी रब्ता किया है क्योंकि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि बजट में एलोकेशन, कराची के मसाइल, सिंध के मसाइल, आपका ताल्लुक भी सिंध से है, ये देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है चूँकि फेडरल गवर्नमेंट है उसका काम है कि तमाम सूबों को देखे, लेकिन कराची खुसूसन PTI की बहुत बड़ा एक फैक्टर है, नंबर्स हैं PTI के वहाँ पर, उनके हवाले से कुछ प्लान है कि आपने भी कुछ कहा हो, तजवीज़ दी हो, किस तरह से इसको मैनेज करना है? अच्छा देखिए, हम बिल्कुल यकीनन हमारी भी है कि कराची ने 14 MNAs दिए हैं PTI को, और जिसकी वजह से हमारी आज हुकूमत भी है और कराची की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और कराची वो शहर है जो 65% रेवेन्यू जो है वो वफाक को देता है और 95% के करीब जो है वो सूबे को देता है। तो इसलिए उनका हक भी बनता है कि जी जो पूरे मुल्क को संभालता है तो उसके ऊपर अखराजात भी किए जाएं। अब हमने भी अपना तजवीज़ दी हुई है तरक्याती कामों के हवाले से, यकीनन MQM ने भी दी होंगी, हमारे अलाइंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखें हमारी जो गई हुई है, ये इंशाल्लाह एक आध दिन में हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी तरक्याती फंड हमें मिलते हैं, तो उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि जी हमारा ये काम है। लेकिन हमने अभी भी हमें रेगुलरली मिल ही रहे हैं तकरीबन 15 करोड़ रुपये सालाना के हिसाब से जो हम अपने इलाके पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन इससे तरक्याती कामों के साथ साथ जो लोगों का सबसे बड़ा इस वक्त इशू है वो है महंगाई। अगर हम महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हुए तो ये हमारी कामयाबी होगी, क्योंकि अब हमारे पास कोई गुंजाइश रहती नहीं है, क्योंकि अब 3 साल हो गए, ये सेकंड लास्ट बजट है हमारा, इसके बाद अब कोई गुंजाइश है नहीं क्योंकि अगले साल तो फिर इलेक्शन ईयर होगा, तो हमें अब लोगों को रिलीफ देना होगा आगे 2023 के इलेक्शन के। बिल्कुल सही, आप ये खुद भी मान रहे हैं कि लोगों को रिलीफ देना होगा, पीछे टाइम रह नहीं गया। लेकिन वहीं पर सर ये कहिएगा कि IMF की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है कि टैक्सेस लगाए जाएं और करीबन 6000 अरब का जिक्र कर दिया था IMF ने। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड ले सकेगी अगेंस्ट IMF और महंगाई में, जिसका आपने खुद जिक्र किया, आवाम को रिलीफ दे सकेगी? और महंगाई से मेरी मुराद बेसिक चीज़ें हैं, वो खुराक की चीज़ें हैं जो लोग डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। वो आपको पता है कि एक पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट चलता है, पेट्रोल की कीमत कम हो तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, डॉलर की कीमत गिरे तो आहिस्ता आहिस्ता रुपए की कदर बेहतर होना शुरू हो जाती है। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई इंतजामात या ऐसी कोई अनाउंसमेंट्स होंगी? अच्छा देखें, ये तो जहाँ तक हमारे इल्म में है कि तनख्वाहें बढ़ाने की बात होगी तो इससे भी एक रिलीफ तो मिलेगा ही आवाम को कि जी जब तनख्वाहें बढ़ेंगी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो जब यकीनन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बढ़ती है तो उसके साथ ही ये भी क्या कहा जाता है कि जी मिनिमम सैलरीज अब ये होंगी, तो इसलिए उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी उसको करना चाहिए कि जी वो अपनी मिनिमम सैलरी करे, तो उससे थोड़ा बहुत तो यकीनन फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे काम करने के हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ तनख्वाहों की हद तक तो मामला जो हैं वो नहीं होंगे, उसके अलावा भी आपको रिलीफ देना होगा। और जैसे सुनने में आ रहा है कि कुछ टैक्सेस के अंदर भी जो है उसको रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी कोई थोड़ा बहुत रद्दबल किया जाएगा। अब शौकत तरीन साहब आए, ये इनका एक चैलेंजिंग बजट है क्योंकि ये पहले भी रहे हैं, लेकिन अब जब ये आए हैं दोबारा PTI हुकूमत के अंदर तो यकीनन इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए जिम्मेदारी ली है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये रिलीफ दे सके तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी, शौकत तरीन साहब के लिए भी और PTI हुकूमत के लिए। सही, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अगर ये रिलीफ दे सके तो बहुत अच्छा होगा। आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि अब तो आइंदा आने वाले दिनों में हवाले से तो आप नहीं बता पा सकते कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी वो ब्रीफिंग नहीं है,
लेकिन जो पिछले 1000 दिनों में हुआ है, आपसे सवाल तो करते होंगे आपके हल्के के अवाम, इसके अलावा लोग भी डिफरेंट, अब 3 साल होने को हैं तो फिर 1000 दिन भी गुजर चुके हैं। बहुत से सवाल हुए कि 100 दिनों में क्या करना था, वो 1000 दिनों में भी नहीं हो सका। तो इसके हवाले से क्या सोचा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि किस तरह से लोगों को आपने सेटिस्फाई करना है, आपको भी और अपोजिशन को भी, मतलब अवाम को भी और अपोजिशन को भी? अच्छा, इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अब यकीनन लोगों की सोच में तब्दीली आ रही है। जैसे आप भी हालात देख रहे हैं, बेहतरी की तरफ है। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं क्योंकि लोगों में बैठता उठता हूँ, मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ, तो मुझे अंदाजा है, बिजनेसमैन तबके के साथ भी बैठता हूँ और आम मजदूर के साथ भी बैठता हूँ, तो अब तब्दीली की तरफ है हमारा सफ़र रवां। क्योंकि अभी आपने देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वो तारीख की अपनी सतह से ज़्यादा उस पर शेयरिंग हुई है, मतलब उसमें ज़्यादा जो है लेन देन तारीख में कभी नहीं हुआ जो पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। और इसी तरह जो है दूसरी चीज़ों की तरफ भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, एक्सपोर्ट आपकी है, तो GDP भी और ग्रोथ भी आपकी इस दफ़ा बहुत अच्छी हुई है। तो अब लोगों के अंदर भी थोड़ा सा उम्मीद की वो पैदा हुई और लोग कहते हैं कि खुद लोग इत्तफाक करते हैं हमसे और इकरार भी करते हैं कि जब बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं तो इंशाल्लाह इसका देखें, बहुत कई सालों का ये बिगाड़ था जिसको संभालते संभालते हमें भी 3 साल लग गए। तो अब उसके बाद अब कोई गुंजाइश हमारे पास है नहीं कि हम इसके बाद कोई और कुछ कह सकें, क्योंकि जब आप प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद कह रहे हैं कि अब हमारा सफ़र जो है बहुत अच्छी तरह शुरू हो गया है, अच्छाई ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो है, और जो हमने भी महसूस किया है कि अब तब्दीली थोड़ी सी आ रही है और वो इंशाल्लाह ग्रेजुअली बेहतर हो जाएगी, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। लोगों के लिए और सब जी, जब देखें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब काम होगा और इस तरह एक्सपोर्ट हो रही है, तो जो अब लोगों की एम्प्लॉयमेंट्स हैं, मैं जब लोगों से पूछता हूँ कहते हैं जी अब हमें लोग भी चाहिए होते हैं काम के हवाले से, तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो उनकी महंगाई को खत्म करने में बहुत मददगार साबित होगा। बिल्कुल सही। आफ्ताब साहब आपने खुद ही कह दिया, थोड़ी सी तब्दीली आ रही है और लोग उसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि तब्दीली के नारे जिस तरह लगाए गए थे वो ऐसा लग रहा था कि 1 महीने में ही आ जाएगी, लेकिन जिन बेहतरियों का आपने जिक्र किया, आई होप कि उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम तक पहुँचे, और आवाम से मुराद वो गरीब तबका है जिसकी मुआशी हालत इन 3 सालों में बहुत ख़राब हुई, महंगाई की वजह से, कोविड की वजह से, और बहुत से फैक्टर्स हैं उसके अंदर। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब लेकिन जब बजट पेश करती है तो वाकई में इस चीज़ के ऊपर सोचा जाता है और कैसे प्लान किया जाता है, क्योंकि 3.94 GDP का भी जिक्र किया जा रहा है, टैक्सेस ना लगाने का जिक्र भी किया जा रहा है, और 25% रेज जो कहा जा रहा है अगर लग जाता है तो गवर्नमेंट वही आपके वाली बात के पूरा कहाँ से बाद में मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वाकई रिलीफ मिले और वो प्रैक्टिकली भी मिले, तो ये बड़ा अच्छा है, खासकर सिंध की आवाम, कराची की आवाम, इसलिए क्योंकि ग्रीन लाइन का मनसूबा जो है उसका भी इंतजार हो रहा है फेडरल की तरफ से, उसके लिए बजट एलोकेट करना था। तो ये तमाम मामलात हैं जो कि वादे दावे किए गए थे लेकिन वो उस तरह से नहीं हो सके हैं। तो ये अफसोस भी होता है, एक तरफ आवाम को परेशान भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को उम्मीद भी अब आ गई है कि रीसेंट डेवलपमेंट्स कुछ अच्छी हैं। आपके खित्ते में जो सिचुएशन थी, भारत को आप देख लें -7 GDP पे चल रहा है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह प्लस पे है, और 3.94 है या 2 हो, ये करता है, लेकिन फिर भी अब चीजें अगर ग्रेजुअली बेहतर होती हैं तो लोगों को अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, बिल्ट अप हो जाता है। बिल्कुल सही चीज़। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ करिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर है जी, कोरोना से बचाव के लिए अब फाइजर की वैक्सीन यहां आ गई है और 1 लाख डोज पहुंच गई है। मजीद जुलाई और अगस्त में आने का इम्कान है, यानी कि आज़मीन हज को पहली प्रायोरिटी पर फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इसके साथ साथ एक और मामला जिस पर हम बात करेंगे कि NCOC ने डिसीजन भी लिया है कि उलमा हज़रात का इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार है वैक्सीन के हवाले से, खुसूसन फिर जो इस वक्त जुम्मे के हवाले से कहा जाएगा उससे खुतबात में भी वैक्सीन के हवाले से बात की जाएगी। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब जो कि मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म हैं बराए मजहबी उमूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन थी इस वक्त के आज़मीन हज परेशान थे कि उनके हवाले से कब डिसीजन आएगा, तो ये अच्छा हो गया कि अब फाइजर वैक्सीन आ रही है, तो मामला हल हो गया जी। गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह हमें पहले तो उम्मीद है कि सऊदी अरब की हुकूमत जो है वो हमें इजाज़त दे देगी ये जो चाइना की वैक्सीन है इसके हवाले से, और इसकी बड़ी उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने हुक्म दिया है कि हुज्जाज और ज़ायरीन और जो हमारी मशरक़ वस्ता के ममालिक में जाने वाले लेबर है, लोग हैं जो काम के लिए जा रहे हैं,
उनके लिए अगर बिल ताखीर भी होती है इजाज़त मिलने में, तो ये जो दूसरी वैक्सीन जो वहाँ कबूल हैं वो लगाई जाएगी और इंशाअल्लाह ताला जो है बिल्कुल जो भी सऊदी हुकूमत हज के हवाले से बताएगी उसके मुताबिक पाकिस्तान इंतजाम करेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, आज़मीन हज को हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर तरह से अकोमोडेट किया जाए जो भी SOPs हैं उसके तहत। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब, ये जो कल डिस्कशन हुई NCOC के इजलास में और फिर उसका डिसीजन भी आया कि मैस वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मजहबी रहनुमाओं को शराकतदार बनाया जाएगा, इससे क्या मुराद है और किस तरीके से उनको भी ऑन बोर्ड लेकर कैंपेन का हिस्सा बनाया जाएगा? देखिए, ये कल हमारे जो सदर मुमलिकत हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनके यहाँ एक इजलास था, उन्होंने बुलाया था, मुल्क भर के उलमा मशाइख उसमें शरीक हुए थे। तो उसमें ये तय किया गया कि कल जो जुमा आ रहा है इसमें वैसे भी, लेकिन जुमे में क्योंकि इज्तिमा ज्यादा होता है, लोग ज्यादा आते हैं, तो अवाम उन्नास से अपील की जाए कि वो वैक्सीन लगवाएं। इसमें कोई गैर शरई बात नहीं है और ना ही इससे जिस तरह के खदशात फैलाए जा रहे हैं, ना ही इसमें ऐसी कोई बात है। तो उम्मीद ये की जा रही है इंशाअल्लाह ताला कि लोग इस तरफ तवज्जो करेंगे और कल के जो खुतबात जुमा है उनमें दो चीजें होंगी। एक तो ये वैक्सीन के हवाले से भी अवाम उन्नास को आगाही दी जाएगी और दूसरा जो है पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दीगर जमातों ने जो हमारी वजारत माहौलियात है उसके साथ मिलकर कल ग्रीन फ्राइडे का ऐलान किया है। खुतबात जुमा में शजरकारी और इसके साथ साथ माहौलियात के हवाले से पानी का ज़िया और ये चीज़ें हैं, इस पर भी बातचीत की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि जुम्मे के खुतबात क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होते हैं तो उसमें ज़्यादा उसका असर भी होता है, तरगीब दी जाएगी कि वैक्सीन लगवाई जाए। अब तक जो आपने सिचुएशन देखी है उसको कैसे एनालाइज करते हैं आप कि जो उलमा का किरदार रहा है, ख़ासकर मजहबी जो तंजीमें हैं, इसके साथ साथ जो लोग जो फॉलोअर्स होते हैं उनके क्या पॉजिटिव रहा है या कुछ कमी देखी है आपने वैक्सीन के हवाले से जो कि लोगों को लगवाने में परेशानी थी? देखिए, गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान में आप इस चीज़ को देखें कि SOP से लेकर इस सारे माहौल में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अमल हुआ है और कहीं कोरोना की जो एहतियाती तदाबीर हैं इसके हवाले से बात हुई है, तो वो तो मेहराब मिंबर ही है। अब 70% कहा जाता है कि मुल्क में मस्जिदों में और मदारिस में अमल हुआ है कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर, तो बाकी तो हालात जो थे वो आपके सामने हैं और इंशाअल्लाह ताला मेहराब मिंबर जो है हर अच्छे काम में कुरान करीम का हुक्म है, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो अच्छे कामों में ताउन करेंगे, जहाँ कोई सबके के गैर शरई मामला है तो उसके हवाले से कौम को जो है वो बताया जाएगा, उसकी रहनुमाई की जाएगी। तो हुकूमत और उलमा मिलकर इंशाअल्लाह ताला मामला की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि SOPs के मामले पर जब मसाजिद में SOPs पर बात हुई थी तो कुछ उलमा ने इख्तलाफ भी किया था, कुछ सेक्टर्स जो हैं वो नाराज भी हुए थे। वैक्सीनेशन के इस पूरे कैंपेन के दौरान क्या तमाम उलमा ऑन बोर्ड हैं? क्या तमाम जो तबकात हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी भी इल्म वाले ने या जो कोई दीन का इल्म रखता था या कोई जिसके अंदर थोड़ी सी अक्ल और शऊर थी उसने मुखालफत की हो कि कोरोना की वबा पे दौरान एहतियाती तदाबीर पे अमल न करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो हर जगह होते हैं कि जिनको इख्तलाफ और उसके साथ साथ हर दाढ़ी पगड़ी वाला तो आप मौलवी नहीं कहला सकता। तो उसमें कुछ लोगों ने जिनको आप नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर दीन का इल्म रखते थे या शऊर रखते थे, अगर उन्होंने कोई बात की भी थी तो उसका अवाम उन्नास पर कोई असर इसलिए नहीं होता कि लोग जानते हैं, हकीकत की दुनिया से वाकिफ हैं कि कौन लोग हैं जो दीन से वाबस्ता हैं, इल्म से वाबस्ता हैं। और पाकिस्तान दारुल इफ्ता पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियान हैं, सब ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने, वैक्सीन लगवाने, हत्ता कि रमज़ान के दौरान भी वैक्सीन लगवाने की जो है
उसके भी कहा अगर रोजे में भी आप लगवा सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ अपराध होते हैं लेकिन उनका कोई इतना मुआशरे में भी असर नहीं होता, लोगों पर भी नहीं होता। इसलिए कल इंशाअल्लाह जहाँ पर कोरोना वैक्सीन के लिए बात की जाएगी वहीं पर जो है सफाई और शजरकारी, पानी का बचाना, ये चीजें जो है माहौलियात के हवाले से भी इंशाअल्लाह कल खुतबात जुमा में अवाम को इंशाअल्लाह अवाम को आगाही दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाएगा कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन लगवानी है। डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब, एक और मामला जिस पर हम आपसे राय लेंगे कि जो ओवरऑल सिचुएशन हमने देखी है कोरोना के दिनों में, कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग थोड़ा भी दिखाई दिए, फिर लोगों ने ये भी कहा, डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ थे और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की उन्होंने जी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि किस तरह से लोगों को तलकीन करनी है जुम्मे के हवाले से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जुम्मे में जब लोग सुन रहे होते हैं खुतबा और उससे पहले जो गुफ्तगू होती है उसका बड़ा असर होता है और उसका नेगेटिव असर भी हो सकता है, पॉजिटिव असर भी हो सकता है। तो ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना मेरे ख्याल में बहुत खुश आइंद है। बिल्कुल, बड़ा खुश आइंद है और लोग इससे ज़्यादा कन्विंस होंगे। ये गवर्नमेंट का एक बड़ा स्मार्ट मूव है और वी रियली अप्रिशिएट इट, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अवाम एजुकेट हो, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी। एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सियालकोट में कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एक मुनफरिद किस्म की कैंपेन शुरू हुई कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, उनको टैक्स दहिंदगान, जो लोग टैक्स पे करते हैं और हाईएस्ट टैक्स पे करते हैं, उनके नाम से मंसूब किया जा रहा है। अब जीसी यूनिवर्सिटी कैंपस का जो संगे बुनियाद है, वहाँ पर सियालकोट के सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले शहरी ने रखा। बिल्कुल, तो बेसिकली जो टैक्स पेयर्स हैं वो काबिल इज़्ज़त हैं, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए और उनको एक मकाम में देना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा उससे इम्प्रेस हों और फिर टैक्स देने की तरफ आएँ। तो ये मामला जी सियालकोट कैंपस को सियासी शख्सियात की बजाय अलामा इकबाल की वालिदा इमाम बीबी के नाम से मंसूब किया गया। ये भी बहुत खुश आइन था। और मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने तरक्याती मनसूबों पर अपना नाम न लिखने का ऐलान करते हुए कहा था कि सियालकोट के हर नए मनसूबे पर टैक्स पेयर के नाम की तख्ती लगाई। सियासतदानों की अपने वालिदैन के नाम तरक्याती मनसूबों की रवायत को अब ख़त्म करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सियालकोट के अवाम के पैसे से ज़ाती और ख़ानदान की सियासत की तशहीर नहीं की जा सकती। और फिर साथ साथ ऑब्वियसली उन्होंने प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपोजिशन को तनकीद का निशाना भी बनाया और उन्होंने ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया कि उन्होंने अपने ख़ानदान के अफराद के नाम से कुछ मनसूबों को मंसूब किया था, जैसे मेडिकल कॉलेज का नाम तब्दील करके उन्होंने अपने वालिद के नाम से मंसूब कर दिया। तो बहरहाल जी ये वो एक कल्चर है जो हम चाहते हैं कि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। और उसकी रीज़न अबुज़र ये भी है कि पूरी दुनिया में जो लोग टैक्स पे करते हैं उनके लिए एक बाकायदा क्यूज़ होती हैं, अलग से वन विंडोज़ होती हैं, उनको सिस्टम बड़ा रिस्पेक्ट करता है। तो आई थिंक ये भी एक बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। और उस शहरी को भी देखिए कि उन्होंने कैंपस में जो एक वो डिपार्टमेंट था उनका नाम अल्लामा इकबाल की वालिदा से जी, तो बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है और इसको फॉलो करना चाहिए। अपने मोहसिन हैं उनको याद रखना चाहिए और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के लिए काम करें उनको भी याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ चूँकि हमने जिक्र किया कि उन लोगों को लेजेंड्स को हमेशा चाहिए, तो फिर एक और मिसाल आपके सामने हम बताते हैं। पाकिस्तान रेलवे ने जी फैज़ अहमद फैज़ जो कि एक मारूफ शायर थे, स्कॉलर थे, उनके नाम से नई मुसाफिर ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया है। लाहौर रेलवे स्टेशन पर फैज़ अहमद फैज़ ट्रेन का इफ्तिताह डीएस रेलवे नासिर खलीली ने किया था। बिल्कुल, और डीएस रेलवे का ये कहना है कि ट्रेन 7 इकोनॉमी क्लास कोचेस पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन लाहौर और नारोवार के दरमियान चलाई जाएगी, जो रोज़ाना शाम 7:15 बजे लाहौर से चलकर 9:40 पर नारोवाल पहुंचेगी। आपकी सारी बातों से इत्तफाक होगा, लेकिन इस पे मुझे लगता है कि वो नहीं हो सकेगा इत्तफाक, क्योंकि रेलवे की और ट्रेन स्केड्यूल की जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। इस चीज़ को मान लें सर प्लीज़, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लिए अप्रिशिएट कि आपने फैज़ अहमद फैज़ ट्रेन का इफ्तिताह किया और अपने लेजेंड्स को जो है वो याद भी रखा। सो नारोवाल से ट्रेन सुबह 5:30 बजे रवाना होगी जी और 7:55 पर लाहौर पहुंचा करेगी। बिल्कुल, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव। और इसके साथ साथ एक और रेलवे ने इनिशिएटिव लिया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े रेलवे स्टेशन को भी अब सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके लिए काम कर रही है। तमाम पब्लिक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आप अपने अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने अपने जो दफातर हैं, उनको आप सोलर पर लेके आएँ। तो रेलवे ने ये इनिशिएटिव लिया है और 155 रेलवे स्टेशन हैं जिनको सोलर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। और रेलवे ने इसकी बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। अब मंजूरी हो गई है जी। अब देखें कि अमल दरामद कब
तब से शुरू होता है, बट आई थिंक ये वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो जल्द से जल्द शुरू हो जाने चाहिए ताकि बिजली की जो खपत है उसमें थोड़ी आसानी हो। और वो जिसे कहते हैं ना कि सोलर पर जब आप मुंतकिल हो जाएंगे तो आसानियां पैदा होंगी, रेलवे का बजट भी कम होगा। काफी लोगों के रिजर्वेशन थी शुरू में जब सोलर के लिए, बहुत फैसिलिटेट भी किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ इश्यूज आए कि सोलर सिस्टम को शायद लोग समझ नहीं सके थे, उनको लगाने वाले, इंस्टॉल करने वाले भी, और ना ही उनको जो इंस्टॉल करवाते हैं। तो अब ये मामला काफी हद तक सेटल हो गया। अब आपने देखा है कि सोलर पर बड़ी तादाद में लोग प्राइवेटली भी जा रहे हैं, डोमेस्टिक यूज भी हो रहा है और कमर्शियली भी यूज हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो भी इसको ऑन कर रही है। और सिंध ने जो एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव लिया जिस पर हमने उस दिन भी बात की थी कि वो लोगों को सस्ती और आसान एक साथ पर सोलर सिस्टम लगा कर दे रहे हैं, जिसका आधा पैसा गवर्नमेंट देगी और आधा पैसा लोग देंगे। उन लोगों को बिजली नहीं है, उनको इससे बहुत फायदा होगा। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी, सोलर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर हाइडल और इसके साथ साथ जो फ्यूल पे अगर बिजली बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो कॉस्टली भी ज्यादा होगी, फिर मिलेगी भी नहीं। तो सोलर पे रहें, सोलर तो रहना है और आपको बिजली भी मिलती रहेगी। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से, और स्पोर्ट्स के हवाले से जब हम बात करें तो फिर आज एक अहम दिन भी है, 3 जून, और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंडरी क्रिकेटर मेरे फेवरेट वसीम अकरम आज अपनी 55वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो हमारी तरफ से मेरे क्या होता है, हैप्पी बर्थडे। सबके फेवरेट, मुझे लगता है कि वो सबके फेवरेट। अगर किसी की नहीं भी है तो मैं अपना तो एस्टैब्लिश कर दूं ना। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिस लेजेंड क्रिकेटर, और जिन्होंने जो अपनी 55वीं सालगिरह मना रहे हैं, एंड ही इज फॉरएवर यंग, अभी भी माशाल्लाह ही इज वेरी फिट, एंड जिसे कहते हैं ना कि बड़ा उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है। स्पोर्ट्समैन जो है वो एनर्जेटिक हैं पूरी तरह से। और उन्होंने जब अपनी क्रिकेट के करियर का आगाज किया तो ऐसे लगा अबूजर के बहुत से लोग उस वक्त भी ये लिखते थे कि अचानक ही जैसे वो आ गए, मतलब इट वाज़न्ट अ प्लान्ड और पूरा एक कोई ट्रैक नहीं था उनके पीछे, बस अचानक ही क्रिकेट में वो आ गए। लेकिन जब आए तो फिर ऐसे जबरदस्त आए और छा गए। और मेरे ख्याल में अगर हिस्ट्री पे देखा जाए कि लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पे उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उनके बारे में एक अक्सर कहा जाता था कि वो 6 डिलीवरीज करवाते हैं हर ओवर में, और 6 ही डिफरेंट डिलीवरीज कराती हैं। तो ये महारत, ये फ़न, ये वसीम अकरम के पास था, और मेरे ख्याल में उनकी वजह से आगे आइंदा आने वाले जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। बिल्कुल, इस पर आज हम बात करेंगे जी, और इसके साथ साथ PSL स्केजुअल के ऊपर भी बात करेंगे। बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जी, वो ब्रॉडकास्टर्स के इशूज से लेकर स्केजुअल अनाउंसमेंट के इशू तक। तो इस तमाम मामले पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल सत्तार हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया हाशमी साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो लेजेंडरी क्रिकेटर और हैंडसम क्रिकेटर वसीम अकरम की आज बर्थडे है। जी बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे टू वसीम अकरम, जो कि स्विंग के सुल्तान हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र का बायस हैं। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे ताकि हम इनके तजर्बों से मुस्तफ़ीद होते रहें। बिल्कुल जी, और हाशमी साहब तजर्बों से मुस्तफ़ीद होना बड़ा ज़रूरी है, और उसके लिए हमने ये देखा है कि वसीम अकरम साहब जो हैं वो अभी भी अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो कमेंट्री हो चाहे वो ऑन फील्ड हो। आप अगर उनके करियर पर बात करें, जिस तरह से हमने देखा 83 से लेकर 2003 तक, ऐसे लगा कि वो छाए रहे हैं अपने 20 साल में। कभी भी ये वक्त नहीं आया कि उनके लिए मुश्किल वक्त हो, थोड़ा सा टाइम था एक, लेकिन उसके अलावा तो ओवरऑल आपने इनके करियर को कैसे देखा है? देखें अबूजर, उनके बारे में कुछ कहना जो है वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। मैं यहाँ पर केविन पीटरसन की एक कोटेशन कोट करता हूँ। केविन पीटरसन जो है वो जिन्हें KP के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। उन्होंने इनके बारे में ये कहा है कि ये पाकिस्तान के सबसे सियाने, समझदार और बहुत ही सेंसिबल बॉलर थे। और ये इतने सियाने होते थे कि जब ये भाग के आते थे ना तो गेंद दोनों हाथों से इनके थामा होता था, ताकि बल्लेबाज को ये ना पता चल सके कि उनकी गेंद पर ग्रिप किस तरह से है। अच्छा, वो एक ही वक्त में आउट स्विंग कर सकते थे, इन स्विंग कर सकते थे, यॉर्कर कर सकते थे, बाउंस कर सकते थे, या स्लो बॉल फेंक सकते थे। तो ये जो इतनी सारी क्वालिटीज़ है ना, ये एक ही वक्त में एक ही बॉलर के पास नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये हुनर बख्शा, और उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की, और सबसे ज़्यादा विकेटें भी ली, और बहुत शानदार करियर उन्होंने गुजारा है। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि इन्होंने बहुत सख्त मेहनत की।
बहुत सख्त मेहनत की। हालांकि अगर आप इनका कैलेंडर अपन देखें ना, तो ये मजाक लाहौर के रहने वाले थे और लावाली से, लापरवाह से, लेकिन जब इस बॉलिंग में आए तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी इसके लिए वक्त कर दी। और आज भी देख लें पूरी दुनिया में इनकी मांग जो है वो हर तरह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जबरदस्त, और 1992 का वर्ल्ड कप जो है उसमें भी उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा और क्रेडिट जो है वो उनको भी जाता है। सो ये तो बात हो गई लेजेंडरी क्रिकेटर की, लेकिन अब अगर जरा हम अपने लीग की बात कर लें, पीएसएल, जिस तमाम पाकिस्तानियों की नजरें जो हैं वो उस पर जमी हुई हैं, लेकिन अभी तक बकिया मैचेस कब शुरू होंगे कुछ पता नहीं है, स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन खिलाड़ी जो हैं वो अब प्रैक्टिस में आ गए हैं। अलबत्ता ब्रॉडकास्टर्स का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी चल रहा है। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पीएसएल को शुरू का अनाउंस तो कर दिया क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन उनका होमवर्क बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं था। यानी पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम बकिया मैचेस करवाएंगे, और उसके बाद उन्होंने होमवर्क शुरू किया, और उसका नतीजा ये निकला कि पहले ये कहा गया कि 1 जून से ही होगा, फिर कहा गया 5 से होगा, फिर कहा गया 7 से होगा, 7 जून से शुरू होगा, लेकिन अभी तक भी कंफर्म नहीं हो सका, क्योंकि इन्होंने जो ब्रॉडकास्टर क्रू लिया है वो इंडिया से है। अब इंडिया का क्रू जब वहां पहुंचा तो अबू धाबी में रहा, फिर अबू धाबी की वजारत सेहत ने उन पर एतराज़ उठा दिया और उनको शारजा जाना पड़ा या दुबई जाना पड़ा। वहाँ से वो क्वारंटाइन करके वापस आएंगे और उसके बाद सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी। तो ये बड़ा कंफ्यूज मामला है, अभी तक कोई इसके बारे में क्लियरेंस नहीं है। और इसके अलावा आपको पता है कि 25 लोग जो हैं वो रह गए थे, उनके वीज़ों के मसाइल थे, फिर उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए गए। अभी भी 7 लोग लाहौर में, पाकिस्तान में ही हैं। तो ये जो होमवर्क का ना होना है ना, ये नालायकी शो करता है। और सुनने में आया था कि चेयरमैन साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान से मिलकर अपना रिजाइन भी दे दिया था कि वो इतने ज्यादा थक गए थे या इतने ज्यादा पजल हो गए थे, लेकिन उसकी चीख तरदीद आ गई है, तो इसलिए हम इस बात को नहीं करेंगे। लेकिन राशिद लतीफ जैसे मोतबर जराए जो है ना, वो अभी भी इस बात पर खड़े हैं कि उन्होंने रिजाइन किया है। तो ये नालायकियां जो है ना, ये इसलिए हैं कि क्रिकेट बोर्ड में पता नहीं क्यों किस तरह से इतनी ज्यादा भर्तियां कर ली हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो नहीं हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आए हैं। हाशमी साहब, आपने कहा कि कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं। एहसान मानी साहब, वसीम खान, दोनों बड़े माने जाते हैं कि वो बड़े कॉम्पिटेंट हैं, हेड कर रहे हैं तमाम इश्यूज़ को। आपने इनका क्या किरदार देखा है, कैसा देखा है? क्योंकि इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिखाई इस पूरे अरसे में, जो कि इनसे एक्सपेक्टेड था। क्या ऐसा है कि या फिर नेचुरली कुछ गलतियाँ हो गई हैं जो कि फोरसी नहीं की गई थी? नहीं, देखिए, नेचुरली गलती होना और होता है। अब एहसान मानी साहब के बारे में ठीक है, वो बड़े नामी गिरामी हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब किसी काम को करना होता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मुझे ये बताया जाए कि इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया जी हम वहाँ पर कर रहे हैं, और इन्होंने वहाँ से अभी इजाज़त भी नहीं ली तो अनाउंस कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जो है इसमें कूदना पड़ा, और उनके कहने पे वो अबू धाबी जो मानी, हुकूमत मानी। तो उसके बाद फिर इनको क्रू का मसला आ गया, फिर इनको वीज़ों का मसला आ गया, फिर इनको ज़ाहिर है कोरोना है उसके भी मसाइल आए हैं। तो ये सारे के सारे मसाइल जो है वो एक साथ में कैसे आ सकते हैं? चले एक आध आ जाता है तो हम कहते हैं कि नेचुरल है। यहाँ तो अंबार लगा हुआ है और गलतियों का अंबार लगा हुआ है, तो इस तरह से कभी भी नहीं होता। जब तक आप सेटिंग नहीं कर लेते उस वक्त तक आपको अनाउंस नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिस मैनेजमेंट जो है एट इट्स पीक नजर आ रही है। वो यहाँ से प्लेयर्स जाने का मामला हो, इंडिया से क्रू मंगवाने का मामला हो, अब तो शुएब अख्तर साहब ने भी इस पर खासी तनकीद कर दी पीसीबी के ऊपर कि ना तो वो ये करा सकते थे, मिसमैनेजमेंट है, और अब वो ये कह रहे हैं कि पीएसएल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो हाशमी साहब, क्या आपको लग रहा है कि पीएसएल नहीं होगा क्योंकि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स, इंडियन क्रू मंगवाया जो उन्होंने दुबई भेज दिया, अबू धाबी में नहीं है, उनकी वजह से स्केड्यूल अनाउंस नहीं हो पा रहा, और टाइम फ्रेम जो है ना वो टाइम विंडो बड़ी कम है जून की जिसमें ये मैचेस हो सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मैचेस होंगे या नहीं होंगे? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो है ना वो क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी हुई है, और ये लोग दिन रात एक किए हुए हैं कि किसी तरह से ये मुमकिन हो जाए। आरिफ खान साहब जो हैं उन्होंने भी इस पे बड़ी तनकीद की है, और उसके बाद ये है कि ये भी सुनने में आया था कि ये शारजा इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इतनी कन्फ्यूजन में देखें, आज से खिलाड़ियों ने वो अपनी प्रैक्टिस शुरू की है, आउटडोर जो होती है। इतनी कन्फ्यूजन में जाकर जब ये लोग इस तरह से काम करेंगे तो आखिरी वक्त तक यही होगा कि पता नहीं होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने सिर्फ 20 दिन का जो बीच में गैप था पाकिस्तानी शेड्यूल का, उससे फायदा उठाने की कोशिश की है। तो इससे बेहतर था कि ये ना करवाते। इस तरह से जगह तय हो रही है और पूरी दुनिया में मतलब इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। इससे बेहतर था ना करवाते, लेकिन वैसे हो जाएगा क्योंकि जाहिर है उन्होंने इतने ज्यादा काम
इतना रिस्क लिया और इतना सारा कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। सही। हाशमी साहब, अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, या फिर आपने कहा कि होना नहीं चाहिए था, इस तरह हो गया। अब एक और मामला, आपने पहले भी इसका जिक्र किया है कि प्रोडक्शन टीम जो कि भारत से आई, उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इवन के यूएई गवर्नमेंट को, और ऑब्वियसली भारत के ऊपर तो कहीं पूरी दुनिया में इसमें मसले हैं, वहाँ से लोग नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के बाइस। तो ये जो सिचुएशन थी, क्या इसको फोर्स ही नहीं किया गया था? आपको लगता है कि कोई टीम देख ली जाती, कोई बी प्लान बनाया जाता है कि कहीं और से प्रोडक्शन टीम बुला ली जाती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा इन्होंने? देखिए अबू सर, बी प्लान तो इनका है ही नहीं, इसलिए कि अगर ये इंग्लैंड से मंगवाते हैं ना ये क्रू, तो वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो गई हुई है, तो वहाँ वो बिजी हैं। और इसके अलावा यानी जो आसान तरीन है या सस्ता तरीन है या जो अवेलेबल है वो इंडिया ही बचता था। इन्होंने कोरोना इशू को देखा ही नहीं और उनके साथ बातचीत मुकम्मल कर ली। अच्छा, वो लोग भी आगे, लेकिन वजारत सेहत अबू धाबी ने इसका नोटिस लिया कि ये इंडिया से आए हैं और इंडिया को WHO ने इंतहाई खतरनाक करार दे दिया कोरोना के हवाले से। वहाँ पर रोज 30-30, 35-35 हज़ार लोग मर रहे हैं और इतनी ज्यादा उनकी अमवात हो चुकी हैं कि यानी किसी उनका कोई भी बंदा दुनिया में कहीं भी चला जाए तो लोग डरते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो उन्होंने फिर उनको क्वारंटाइन भी भेजा और इस तरह से ये मसला पैदा हुआ। पाकिस्तान को बी प्लान होना चाहिए था। अच्छा, ये इंडिया के साथ जो मसला है ये पहले भी आया था। इन्होंने पहले भी एक सीरीज में ना इस तरह से वो क्रू छोड़ के चला गया था, तो फिर उन्होंने उसका मुतबादल ढूंढने की कोशिश की थी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त भी इनको मुतबादल लेना चाहिए था या मुतबादल के बारे में सोचना चाहिए था। सही, चलें, सोचना चाहिए था। बड़ा ब्लंडर, जी, ब्लंडर बड़ा है, सोचना चाहिए था, करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। और अब देखें नतीजा कि सब इंतजार कर रहे हैं कि कब ये डेट और स्केड्यूल अनाउंस होगा। एक और मामला जिस पर आपका कमेंट जरूर लेना चाहेंगे, कल बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो है वो ट्विटर के ऊपर देखने में आई, जिसमें मशहूर जो अदाकार और मेजबान है फहद मुस्तफ़ा, वो शुएब अख्तर के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे थे ट्वीट्स की मद में, और उन्होंने कहा कि अगर वो शुएब की 6 गेंदें खेलेंगे तो इनाम में उन्हें मोटरसाइकिल दी जाए। शुएब ने कहा कि मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं, और बीच में ही वज़ीर आज़म के जो साबिक मामले खुसूसी हैं जुल्फी बुखारी, उन्होंने कहा कि मैं भी स्टेप इन करना चाहता हूं इस चैलेंज में। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं एक भी गेंद मिस कर दी, जितनी गेंदें मैं मिस करूंगा उतनी मोटरसाइकिलें दूंगा। शुएब अख्तर ने उसके जवाब में कहा कि जितनी गेंदें आपके बल्ले को टच हो गई मैं उतनी मोटरसाइकिलें दूंगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी कि मोटरसाइकिलें बिक रही थी हर बॉल के ऊपर। नहीं, वो एक्चुअली इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि उसमें इस तरह की दिलचस्प बातें जो है वो करना पड़ती हैं। जुल्फी बुखारी साहब इस वक्त दुबई में है, वो सबसे पहले तो रिंग रोड का मसला तो सॉल्व करें ना, अपने नाम से जो जुड़ा हुआ है वहां से निकाले, उनको मोटरसाइकिलें दें लोगों को वहाँ जो जिनके साथ ज्यादती हुई है। और दूसरा ये कि शुएब जो है ना वो बड़े जॉली भी हैं और इस वक्त वो बड़े एंटरटेनमेंट भी करते हैं। उनका भी यानी यही मकसद है, उनका अपना भी एक वीडियो चैनल है, तो वो इस तरह की बड़ी खूबसूरत बातें करते रहते हैं। तो ये तो एक फॉर्मेट के मुताबिक उन्होंने ये बात की। लेकिन आपको लगता है कि अगर शुएब अख्तर बॉलिंग करा रहे हो तो जुल्फी बुखारी एक भी गेंद मिस नहीं करेंगे? नहीं, शुएब अख्तर जीत जाएंगे। शुएब अख्तर जीत जाएंगे, बिल्कुल शुएब अख्तर जीतेंगे, बल्कि फहद मुस्तफ़ा जो हैं वो भी नहीं खेल पाएंगे, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि वाकई शुएब अख्तर बड़े बड़े प्लेयर। मैं आपको शुएब अख्तर के बारे में बताऊं ना, तो इनके जो पाँव है ना बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, उसके बीच में कर्व नहीं है नेचुरली। और ऐसे जो लोग होते हैं इनको दौड़ने में बड़ा मसला होता है। लेकिन आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने उस बंदे को इतनी दी है, इज्जत दी है, ये इतना हुनर दिया है कि उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को मतलब बिछाड़ के रख दिया है। तो मैं नहीं समझता, फहद मुस्तफ़ा को उन्होंने वैसे कह दिया कि यार तुम बड़े अच्छे क्रिकेटर हो, लेकिन वो क्रिकेटर की कैटेगरी में तो नहीं आती। अब अगर फहद उनको ये कहते हैं ना कि आप मेरे ड्रामे में इस तरह की एक्सप्रेशन देकर एक्टिंग करें तो मैं आपको मोटरसाइकिल दूंगा, तो ये बात समझ आती है कि फहद जीत सकते हैं। लेकिन शुएब अख्तर को चैलेंज करना कोई आसान बात नहीं है। शुएब अख्तर को वाकई चैलेंज करना आसान बात नहीं है। और हाशमी साहब, अगर हम ओवरऑल, क्योंकि हमने पहले वसीम अकरम साहब का भी जिक्र किया था कि बड़े ज़बरदस्त वो बॉलर थे और उन्होंने बड़ी बड़ी वैरायटी दी बॉलिंग के शोबे में। शुएब अख्तर साहब जो है उन्होंने फास्टेस्ट 3 बॉल जब की थी, उसके बाद मेरे ख्याल में तो काफ़ी लोगों ने उनको फॉलो करते हुए फास्टेस्ट बॉल कर दी 100 माइल्स। लेकिन जब पायनियर जो होता है फिर वो पायनियर ही रहता है हमेशा, तो शुएब अख्तर को मेरा ख्याल है इसीलिए तो एटलीस्ट हमेशा याद रखा जाएगा। पिंडी एक्सप्रेस बिल्कुल लोग याद रखते हैं, आज भी उनको याद रखते हैं। अगर आप वरिंदर सुहाग की बात करें ना इंडिया का, वो आज भी उसको बड़ा याद रखता है। जी, गंगुली भी उनको बड़ा याद रखते हैं। बिल्कुल, और ये शुएब अख्तर अक्सर इंडिया जाकर या पाकिस्तान में बैठकर उन लोगों को छेड़छाड़ करते रहते हैं। जी बिल्कुल सही है जी।
सो आपने ये बता दिया कि ये चैलेंज जो है वो डेफिनेटली शोएब अख्तर जीत जाएंगे, लेकिन चलें इट वाज फॉर फन और फैंस ने इसको काफी एंजॉय किया। अब्दुल सत्तार हाशमी साहब आपका बहुत एक बात करना चाहूंगा कि शोएब अख्तर जो इतनी तनकीद कर रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल है इनको क्रिकेट बोर्ड में आ जाना चाहिए ताकि पता चले ना कि किस भाव बिकती है। अच्छा, आप तनकीद की बात करें जो PSL के हवाले से उन्होंने किया है। हाँ बिल्कुल सही सही, इनको आना चाहिए, इस तरह तनकीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है वो कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, तो भाई आप आ जाएं, आप खुद आके करें, उनके साथ मदद। लेकिन आदमी का पॉइंट तो ठीक है ना, प्रोडक्शन टीम का हम भी ये सवाल कर रहे हैं, आपने भी यही कहा है कि बी प्लान ही पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको इस तरह से हम घर में तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसको दुनिया के लिए डिस्कशन करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन शोएब अख्तर आप कह रहे हैं शोएब अख्तर आ जाएं बोर्ड में, मेरा ख्याल है वो भी इनविटेशन का इंतजार भी करना चाहिए। अगर वो खुद से कहेंगे तो वो मेरा ख्याल है बेहतर नहीं होगा, मुनासिब नहीं है। तो लेट्स सी PCB क्या डिसाइड करता है इनके लिए। हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई आपके और हमेशा ऐसी होती है फन फील्ड गुफ्तगू होती है, क्योंकि ये भी लाइटर अंदाज में ही बात करते हैं। और वसीम अकरम ऑब्वियसली उनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं वो बड़ा अच्छी एग्जांपल भी दी, उन्होंने कहा कि सूरज के सामने चिराग रोशन करने की बात है कि ये बेसिकली वसीम अकरम को इतनी बड़ी डेडिकेशन है। तो बाकी जी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू वसीम अकरम। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। बेगुनाही साबित होने पर सऊदी अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया, बगैर किसी जुर्म के तकरीबन 2 साल जेल में कैद बतौर मुआवजा 800,000 यानी कि 8 लाख रियाल शहरी को अदा कर दिए गए। तो ये मामला हुआ है जी, और वाकई बड़ी परेशान कुन बात है कि अगर बेगुनाही साबित हुई है, लेकिन चूंकि तकरीबन 2 साल उस शख्स को जेल में कैद रखना पड़ा, तो उसकी वजह से ये मुआवजा अदा किया है। तो फिर इससे कुछ हमें सीखने को भी मिला है कि हमारी अदालतों में क्या होता है, हमारी अदालतों से लोगों को रिलीफ जब मिलता है जब वो शायद दुनिया में भी नहीं रहते हैं। ऐसे भी हमने बहुत से वाक़या देखे कि कई लोगों को साल इंतजार करना पड़ा, और जब उनकी ये पता लगा कि वो बेगुनाह थे तो तब तक उनका जेल में ही इंतकाल हो गया था, या फिर वो जवानी में जेल में गए और बुढ़ापे में वो बाहर आए। तो ये वाकई बहुत बड़ी एक सीखने की बात है कि यहाँ पर अगर 2 साल किसी शख्स के उन्होंने ज़ाया किए हैं तो उन्होंने उसको 8 लाख दिरहम जो है वो मुआवजा अदा किया है। तो किसी शख्स की जिंदगी के अगर आप और ये सिर्फ 2 साल का है, आप देखें यहाँ तो कई दहाइयाँ गुजर जाती हैं, केसेस चल रहे होते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर चालान सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन सिस्टम से लेकर आगे तक इतने डिलेज हैं कि एक शख्स जो अपनी लीगल फाइट लड़ रहा है, या तो अगर वो पुलिस की हिरासत में हो तो उसकी जिंदगी गुजर जाती है, और अगर बाहर भी हो तो चक्कर लगाते, अदालतों के चक्कर लगाते ही उसका टाइम बिल्कुल। तो मैं कह रहा था बेसिकली कि आप देखें कि किसी शख्स का एक दिन भी अगर आप ज़ाया करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है, और यहाँ पर अगर किसी के 2 साल ज़ाया किए हैं तो उन्होंने उसका जुर्माना दिया है। पाकिस्तान में कितने साल ज़ाया होते हैं, कितनी दहाइयाँ और कितनी ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं, ये हमें सीखना चाहिए और आइंदा से हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहिए ताकि किसी की ज़िंदगी का एक दिन भी ज़ाया ना हो। बिल्कुल। साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की पाकिस्तान में, और ख़ासकर PDM के हवाले से, क्योंकि PDM ने ये फैसला किया है कि जी कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी हुकूमत के खिलाफ जहाँ जहाँ पर उनको इशूज़ हैं, और इसके लिए उन्होंने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में लीगल टीम भी बना दी है, जो कि अवामी मसाइल, महंगाई, पेट्रोलियम, मसनूआत, बिजली की कीमतों के केस अदालतों में दायर किए जाएंगे और फिर इस पर मामला जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। इसके साथ साथ कल बड़ी अहम पेशरफ पॉलिटिकली ये भी हुई कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी हो गई है। ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि दरख्वास्तें वापस ले ली हैं, वो चाहे हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त हो और फिर शहबाज शरीफ की तरफ से भी हो। और हुकूमत की तरफ से तो कल ये भी ट्वीट आया कि चूंकि ECL में उनका नाम अब आ गया है शहबाज शरीफ का, तो इसलिए हमने अपनी जो पिटिशन है, जो दरख्वास्त है, वो वापस ले ली है। तो अब मामला किस करवट जाएगा, किस तरह से बैठेगा, शहबाज शरीफ अब बाहर तो नहीं अभी जा सकते, लेकिन अब जो एक लीगल प्रोसीजर चल रहा था वो जो है वो खत्म हो गया। इसके साथ साथ नून से शीन, शीन से नून, ये मामला जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। और जब हमारे बहुत से एनालिस्ट ये कहते हैं ना कि हम अपने पूरे करियर में ये सुनते आए हैं लेकिन हुआ नहीं, तो मुझे लगता है कि हम भी आज से कुछ सालों बाद तक यही कह रहे होंगे कि हम सुन रहे हैं लेकिन ये हो नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली होना है या नहीं, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया का सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, और उनसे हमने बात करनी है इन तमाम इशूज़ पर। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और जिस तरह से अक्सर हम आपसे रब्ता करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें समझ में आ जाती है कि इस गेम हो क्या रही है, सिचुएशन है क्या और एक्सपेक्टेड क्या है। तो अब ज़रा बताइएगा कि जो सिचुएशन इस वक्त हमने देखी रिसेंट डेवलपमेंट में PDM के हवाले से खुसूसन अगर हम बात करें, कैसे देखते हैं आप PDM का अब तक का जो स्टांस रहा है और बजट से पहले की जो पॉलिटिक्स है इस पर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा PDM का सबसे बड़ा इशू जो अभी भी अनरिजॉल्व है वो यही है कि उनके
सकते हैं। जाहिर है ये कहना तो आसान है कि लीग मुस्लिम और अवामी पार्टी अब ऐसा ही रही है और उनका मामला खत्म हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये कि दोनों जमातें जो है पार्लियामेंट का बहरहाल हिस्सा हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो शहबाज शरीफ है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। तो जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है तो वो पूरी अपोजिशन के लीडर हैं और बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी भी उसी का हिस्सा है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन ये जो टेंशन बाहर है, जो ईडीएम में है, वो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अननेसेसरी जो है वो बढ़ा दी गई है, जो मेरा ख्याल है ज़रूरी नहीं थी। ये मामला बहुत आसानी से, बहुत आराम से रिजॉल्व हो सकता था। जिस अंदाज में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस मिले और उसके बाद उस पर इसरार किया गया और उसके बाद उसके रद्द-ए-अमल में बिलावल भुट्टो ने वो फाड़ दिया और नोटिस फाड़ दिया और अवामी नेशनल पार्टी ने खैर एक निचोड़ पोजीशन ले ली। उन्होंने कहा जी अब हम उसका हिस्सा ही नहीं रहे, बाद में पीपल्स पार्टी ने। लेकिन PMLN ने जिस तरीके से और ख़ासतौर पर शाहिद खाकान अब्बासी जिस अंदाज में बोले, उस अंदाज में तो वो PTI के खिलाफ नहीं बोले और उससे एग्रीवेट हो गई सिचुएशन, उससे और ख़राब हो गई सिचुएशन और गवर्नमेंट को जाहिर है इसका फ़ायदा हुआ, रूलिंग पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ। तो वो जो डिस्ट्रस्ट है वो आज भी मौजूद है और उस डिस्ट्रस्ट वो बार बार रिफ्लेक्ट करता है, कभी पार्लियामेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करता है, कभी पार्लियामेंट के बाहर रिफ्लेक्ट करता है। वो चक शहजाद के बाद बिल्कुल बैठ गई और अब PDM जो है वो 11 जमातों का इत्तेहाद शुरू हुआ था और अब वो रह के 8 जमातों का इत्तेहाद रह गया। ये सूरत हाल है, ये PDM के लिए असल स्थिति है। जब आप ऑपोजिशन के रैंक फाइल में इत्तेहाद नहीं होगा तो आप गवर्नमेंट को चैलेंज कैसे करेंगे? गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, वो जहांगीर तरीन ग्रुप है, वो उनके अपने मसाइल अपनी जगह हैं, लेकिन अपोजिशन से एज सच गवर्नमेंट को अभी तक कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं मिल रहा। ऑपोजिशन से बड़ा थ्रेट नहीं है गवर्नमेंट को मज़हर अब्बास साहब, लेकिन PDM चाहे 8 जमातों पर ही अब मुश्तमिल और रह गई हो, लेकिन उन्होंने दोबारा से तहरीक शुरू करने का तो ऐलान किया। 4 जुलाई से जलसे और जुलूस भी होंगे, लीगल फाइट के लिए कल बाकायदा अनाउंस भी कर दिया और आवाम के मसले रखे हैं लीगल फाइट में। वो महंगाई हो, पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली की कीमतें हो, कि उनके अदालत में केस लड़े जाएंगे, दायर किए जाएंगे और बाकायदा इस पर फाइट की जाएगी। आपको लगता है कि ये इम्पैक्ट डालेगा, कुछ ना कुछ पोजीशन बेहतर करेगा PDM की आवाम के अंदर? नहीं, लीगल पोजीशन क्या लेंगे? महंगाई पे क्या लीगल पोजीशन लेंगे? यानी मुझे नहीं पता कि वो इसको किस अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिर्फ मीडिया लिंक तो हो सकती हैं सारी चीज़ें, लेकिन अगर आपने महंगाई के लिए तो फिर आप जल्द से जुलूस दें। इस वक्त जो कोविड की भी सिचुएशन बहुत ख़राब है, कोई बहुत अच्छी नहीं है, इम्प्रूव ज़रूर हुई है पिछले चंद हफ्तों के लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अभी भी वो कमिंग है। तो ऐसे में अगर आप हड़ताल करेंगे तो कौन हड़ताल पे जाएगा? ऑलरेडी जो है वो परेशान है इन सारी हाल से, ऑलरेडी जो है वो लोगों की वो उनकी जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि जून जुलाई में जल्द से जुलूस से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि जून जुलाई वैसे ही बहुत गर्म महीने होते हैं। तो ऐसे में आपने पहला जलसा जो रखा है अभी भी 2 जुलाई को रखा है, दूसरा जलसा रखा है आपने 29 जुलाई को। आप गैप देखें, उस गैप से नज़र ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी जब किसी तहरीक में एक जिस तरह उन्होंने करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है इसमें आपको सितंबर अक्टूबर चला जाएगा। अक्टूबर नवंबर में शायद कोई आप लॉन्ग मार्च का सोचें, तो इतना स्पेस तो गवर्नमेंट को मिल ही गया, इतना स्पेस जी। तो और उसके बाद रह क्या जाता है? मजीद 1 साल रह जाता है या शायद उससे भी कम पीरियड रह जाता है इलेक्शन में। तो लग ये रहा है कि PDM ने अपना ये जहन बना लिया है कि अब हमने इलेक्शन तक, अगले इंतखाबात तक, जो कि 2022 के एंड या 2023 में होंगे, उस वक्त तक हमने इसी तरीके से चीज़ें चलानी हैं। तो वो जो सूरत हाल है और वो मेरा ख्याल है अपोजिशन के डिवीजन की वजह से और ज़्यादा नुकसान देगी, अनटिल अनलेस बल्दियाती इलेक्शंस का ऐलान हो जाता है। तो वो एक बिल्कुल अलग
अलग टेम्पो बिल्ड करता है बल्दियाती इलेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। मदर बासा आपके मुताबिक ये सिर्फ टेम्पो और मोमेंटम बिल्ड करने के लिए हो सकता है, कोई मेजर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और मामला जिस पर सभी गुफ्तगू करते हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनका नाम ECL में था, तौहीन अदालत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग ने वापस ले ली अपनी दरख्वास्त और सुप्रीम कोर्ट से अपील जो थी गवर्नमेंट की वो वापस ले ली गई। नाम ECL में है, लेकिन साथ साथ अगर आपके रिसेंट कॉलम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 12वें खिलाड़ी सियासत के, उसके तनाजुर में देखें कि जैसे आपने उनका कंपैरिजन किया है कि किस तरह से वो अब तक करते रहे हैं सियासत, क्या वो अपनी बाकी टीम बना रहे थे, क्या उनके साथ मुफाहमत हो पाई, नहीं हो पाई, ECL में कभी नाम है, कभी बाहर है, कभी उम्मीद है, कभी आए वज़ीर आज़म, ये किस तरह से आप देखते हैं सिचुएशन शहबाज शरीफ साहब की डील हो रही है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो अंदाज़ सियासत है वो बिल्कुल बड़ा मुख्तलिफ है मियाँ नवाज शरीफ के अंदर। बहुत से लोग इसको गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं, मैं उसको इस तरह नहीं देखता। वो अंदाज़ सियासत जो उनका है वो हमेशा से उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। वो एक तो ये होता है ना कि आप आर्टिफिशियल अंदाज में कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं, कभी आप अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी आप डिफेंसिव हो जाते हैं, वो तो पॉलिटिक्स में होता रहता है। लेकिन शहबाज शरीफ की नेचर ऑफ पॉलिटिक्स बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह वो बिहेव करते हैं। वो कभी भी नून से शीन अलग नहीं होगी, ये याद रखिएगा। और उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह ये है कि शहबाज शरीफ कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। शहबाज शरीफ अगर नून से या मियाँ साहब से अलग हो जाएंगे तो वो अव्वल तो अलग होने का जो है वो उनका नेचर में नहीं है, उनके ख़ानदान में ये चीज़ नहीं है। लेकिन वो खामोश तो हो सकते हैं, वो घर तो बैठ सकते हैं, वो अपनी सियासत के अंदाज को इस हद तक तो बदल सकते हैं कि वो कुछ नहीं, वो ना मुस्लिम लीग नून से निकलेंगे, ना मुस्लिम लीग नून से जो है के अंदर रह के कोई बहुत एक्टिव रोल प्ले करेंगे। उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है, पार्टी लीडरशिप के सामने भी रखा है, अपने बड़े भाई के सामने भी। उनके बड़े भाई ऑलरेडी जानते हैं, जाहिर है, छोटे भाई को अच्छी तरह। तो वो ये समझते हैं कि तसादुम की राह जो है, या जिसको हम मज़ाहमत का नाम देते हैं, वो मज़ाहमत जो है वो अल्टीमेटली मफाहमत का जो है वो नहीं बनेगी। उससे मज़ाहमत से नुकसान होगा नून लीग को। और उनके नुक्ता नज़र से अब हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। PMLN का अच्छा ग्राउंड है, अभी भी खासा अच्छा ग्राउंड है। तो ऐसे में तसादुम जो है वो उस राह को उससे दूर कर देगा जो उनके बकौल कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो अगले इलेक्शंस में, जो कि उनके भी बकौल और मियाँ नवाज शरीफ के भी बकौल 2018 में नहीं थी, तो अगर न्यूट्रलिटी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट जो है मुस्लिम लीग नून चाहती है, तो उसके लिए मज़ाहमत करने से फ़ायदा नहीं होगा, मज़ाहमत करने से नुकसान हो सकता है। ये शहबाज शरीफ का व्यू है और उस व्यू को अपेरेंटली वो हिमायत मुस्लिम लीग नून में हासिल नहीं हुई जो कि शहबाज शरीफ समझते थे, लिहाजा वो पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल सही, पार्लियामेंट के अंदर एज अ ऑपोजिशन लीडर अपना रोल प्ले करेंगे। और एक बात आपने बिल्कुल ठीक की कि वो ऑपोजिशन लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के भी तमाम जमातों की जो ऑपोजिशन में बैठी है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वहीं पर जब इस तरह का मामला होता है कि अपीलें वापस ले ली जाएं अदालतों से, तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल कल से सर्कुलेट कर रहा है कि क्या शहबाज शरीफ और हुकूमत में मामला तय पा गए हैं? नहीं, शहबाज शरीफ और हुकूमत में मामला क्या तय पाएंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ को जो लोग बाहर भेजना चाह रहे थे उनको अपेरेंटली नाकामी हुई जी। और इस वक्त तक जो सिग्नल इश्यूज़ की वजह से हमारा रब्ता उनसे हुआ और हम जो है वो बात कर रहे थे शहबाज शरीफ के हवाले से जो कल पूरा मामला बैठा। और अबूज़र उसमें आप ये भी देखिए कि एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि ये बातें तो की जाती हैं कि नून से शीन और शीन से नून निकलेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ है, ना हमने शरीफ फैमिली में देखा है। साल से बल्कि डेकेड से ये पॉलिटिकल पार्टी चल रही है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और उसमें आप आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात तो बहुत क्लियर है कि शहबाज शरीफ की सियासत का अंदाज और है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का अंदाज और देखा। नज़र अब्बास साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया उनका। हम एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, आज दुनिया भर में साइकिलिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौलियाती आलूदगी से पाक ज़राए आमदरफ्त के बारे में शऊर उजागर करना है, प्रमोट करना है साइकिलिंग को, और लोगों को बताना है कि ये कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये कितना ज़रूरी है। और पहला आलमी दिन 2018 में मनाया गया था, और उसके बाद आलमी सतह पर डेनमार्क की मिसाल सबके सामने है, और उसका जिक्र भी बड़ा किया जाता है कि जहाँ पर ऑलमोस्ट निसफ आबादी साइकिल पर सफ़र करती है, और इसके लिए 12,000 किलोमीटर तवील ट्रैक्स बनाए गए। वहाँ पर कोपेनहेगन के आवाम रोज़ाना 3 किलोमीटर साइकिल के ज़रिए तय करने के आदी हैं। दैट मीन्स कि वो अगर 3 रोज़ाना किलोमीटर चलाते हैं साइकिल, तो उससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है कितना बेहतर होगा, सेहत पर कितने बेहतर असरात होंगे, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सोचिए साइकिलिंग के कितने फ़ायदे हैं। मतलब आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आप फिट रहते हैं, आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज वो इटसेल्फ एक्सरसाइज है, पोल्यूशन कम होती है, माहौलियाती तौर पर ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ऐसे बहुत से साइकिलिस्ट हैं जो अपने काम से बाकायदा इसको प्रोफेशन और पैशन तो बनाते हैं, लेकिन अपने काम से ना सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका इर्तज़ा कदीर मौजूद हैं। ही इज़ अ साइकिलिस्ट, और उनके एजाज़ में अगर हम बात करें तो उन्होंने इस्लामाबाद से खंजराब पास तक, इस्लामाबाद टू कराची साइकिल के ऊपर ट्रैवल किया। उसके बाद उन्होंने टर्की में पूरा इस्तांबुल टू कप्पाडोशिया तक जो है वो ट्रैवल किया, और अमेरिका में न्यूयॉर्क से एलए तक एक महीने में, जो कि 4,000 किलोमीटर बनते हैं। उसकी फ्लाइट इतनी टायरिंग हो जाती है कि 7 घंटे की फ्लाइट ऑलमोस्ट बनती है। साइकिल पे ट्रैवल किया। ज़बरदस्त ये अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट के लिए बड़ा आपको एक तो एनर्जी भी चाहिए होती है, फिर आपको एक गोल चाहिए होता है, जो कि इर्तज़ा कदीर के पास है। तो हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। इर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया, और हम आपके पढ़ रहे थे कारनामे ज़बरदस्त जी। आपने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है साइकिल की दुनिया में, कि आप अमेरिका में भी, इसके अलावा तुर्की में भी, पाकिस्तान में काम कर चुके हैं। तो कैसे आपने देखा इस तमाम अपनी जर्नी को? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और मेरा ये जो पूरा जर्नी था, इट वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय समथिंग एल्स। लाइक मैं बाइसिकल के साथ किसी ना किसी सोशल इशू को कनेक्ट करके चलता हूँ। जैसे मेरी जो पूरी न्यूयॉर्क से एलए तक की जर्नी थी, वो एज अ ब्राउन मुस्लिम गाय एक स्टोरी थी कि मैं बिल्कुल अमेरिका के हैंड्स में था और वो कैसे मुझे ट्रीट करते हैं। मैं बिल्कुल लोकल्स के साथ रहता था, उनके घरों में उनसे शेल्टर लेता था, और बिल्कुल ये जो एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करने वाला सिस्टम था, मैं इसको मैंने मोटिव बनाया और इसको मैं लेके चला, और इसको मुझे बाइसिकलिंग में बड़ा हेल्पफुल रहा है। बिल्कुल सही। तो आपने एक स्टोरी और एक मोटिवेशन हमेशा आगे लेकर चली है, चूँकि एक कैंपेन होती है और फिर मीडिया और सोशल मीडिया कवरेजेस जो हैं, उससे आपका मैसेज जो है वो पूरी दुनिया तक जाता भी है। इर्तज़ा, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें एक और साइकिलिस्ट ने ज्वाइन किया है जो फ़ख्र पाकिस्तान है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन दुनिया में जिन्होंने 4500 मीटर्स ग्लेशियर कराक्रम की पूरी माउंटेन्स के अंदर साइकिल के ऊपर ट्रैवल किया। बहुत करेजस हैं, बहुत ब्रेव हैं, और बहुत सालों से ना सिर्फ खुद अपने पैशन को आगे लेकर चल रही हैं, बल्कि साइकिलिंग को प्रमोट भी कर रही हैं। समर खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम समर। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच समर, हमें ज्वाइन करने के लिए। आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। आप हमेशा से ही साइकिलिंग को प्रमोट भी करती रही हैं, खुद भी आपका ये पैशन है। क्या कहेंगी आज के दिन की मुनासिबत से? आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और व्हाट आई बिलीव कि हमें सिर्फ 3 जून में ही साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, इसको हमें परमानेंट एक कल्चर बनाना चाहिए। जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं कि आपकी जनरल डेली कम्यूट भी, बेशक आप वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स पे जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग साइकिल्स पे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होती है, कम एक्सीडेंट्स, कम शोर, और दूसरा ये कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है किसी भी कम्युनिटी पे, एंड इट्स द साइन एंड सिंबल ऑफ अ प्रोग्रेसिव एंड एडवांस कम्युनिटी। तो हमें चाहिए कि हम इसको भी अपनी डेली लाइफ में ऐड करें, इसको अपना लाइफस्टाइल बनाएं परमानेंटली। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इसको अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं। समर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इर्तज़ा भी हमारे साथ हैं, समर, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। इर्तज़ा, जैसे आपने कहा कि आप एक कॉज लेकर चलते हैं, और इसके साथ साथ आप साइकिल को भी, चूँकि आपको शौक भी है, आपने इसको गोल भी बनाया हुआ है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं और आप अमेरिका में हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं पाकिस्तान का सफ़र, फिर तुर्की, USA, क्या क्या किया अब तक, किस तरह से आपने इसको अचीव किया? मोस्टली मेरे जितने भी राइड्स थे वो स्टूडेंट लाइफ में जितने भी थे वो समर वेकेशंस में ऑब्वियसली मैं करता था, और
वो प्लान भी सिर्फ 30 to 40 डेज़ के मार्जिन में होते थे, ताकि जाने से पहले भी मुझे थोड़ा एक्सरसाइज का टाइम मिल सके और वापस आने के बाद भी रिकवरी मिल सके, क्योंकि इतनी लंबी राइड के बाद आपको रिकवरी का भी अच्छा खासा टाइम चाहिए होता। तो इसको बस आप पढ़ाई के साथ साथ अगर आप इसको एज अ मोटिवेशन लेके चलते हैं तो ये हो जाता है। मगर अगर आप इस इतना लंबा सफ़र पे नहीं भी जाना चाहते तो इसको, जैसे समर ने कहा, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं तो ये ज़्यादा एक अच्छी एक्टिविटी होती है। आप सेहत के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, और इसके बेतहाशा फ़वाइद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने इर्तिज़ा। समर, जैसे अभी इर्तिज़ा भी बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान का जो सिनेरियो है वो आप बड़े अच्छे तौर पर जानती हैं और आप बहुत दफ़ा इस चीज़ को फेस भी कर चुकी हैं। लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है साइकिलिंग को ऑप्ट करना? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं? कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको मसले तो आते हैं, क्योंकि हमारा अब साइकिलिंग ऐसी चीज़ है कि टोटली अ वेस्टर्न कल्चर एंड लाइफस्टाइल। अगर हम इसको पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं तो शुरू में जो लड़कियां फेस करेंगी, हम ही लड़कियां आगे आने वालों के लिए फाउंडेशन बनाएंगी और हम ही ने ये रास्ते आसान करने हैं। उसमें पॉलिसी मेकिंग भी इन्वॉल्व है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, उसमें हमें साइकिलिंग लेन्स भी चाहिए, उसमें हमें एक लोकल साइकिलिंग ब्रांड भी चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी साइकिल अफोर्ड करना भी हर किसी की बस की बात नहीं होती। लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए क्योंकि आम पाकिस्तानी आवाम के लिए लड़कियों को साइकिल चलाते हुए देखना बहुत नई चीज़ है। जब मैं रोड्स पे आती हूँ या वो स्टेयर करते हैं या फॉलो करते हैं तो ज़्यादातर वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके लिए क्यूरियोसिटी की एक चीज़ होती है, उन्होंने पहले देखा नहीं होता। तो हम ये जितना ज़्यादा करेंगे, शुरू में हमें ढीठ होके करना पड़ेगा, रोड्स पे आना पड़ेगा, चीज़ें बर्दाश्त करनी होंगी, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी देन इट विल बी पार्ट ऑफ आवर कल्चर। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होगी, इसके लिए हमें इनिशिएटिव लेने होंगे और आपने भी लिया जैसे इनिशिएटिव और इस पर काम भी हो रहा है। इर्तिज़ा, आप बताइएगा कि जिस तरह से आपने भी सुना होगा समर को, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये चीज़ें आ रही हैं। अमेरिका में, यूरोप में तो हमने देखा है कि साइकिल के हवाले से लोगों को ये मालूम है कि कितनी ये ज़रूरी है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। तो क्या आपने कल्चर में तब्दीली देखी है ओवरऑल कि कितना ज़्यादा लोग अब साइकिल की तरफ आ रहे हैं एज अ रूटीन में इसको लेकर आने के लिए? कोविड के दिनों में जैसे कि एक साइकिलिंग को काफ़ी लोगों ने एज अ पैशन, शौक से वो करते थे, एज अ एक्सरसाइज करते थे, तो इसी चीज़ को हमें आगे लेके जाना चाहिए। और एज अ यूनिट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी में हैं लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो अगर यूनिवर्सिटी में गाड़ियों की बजाय अपनी अपनी गाड़ियों में आने की बजाय यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, स्कूल्स के बाहर रश लगा होता है, अगर हम रोज़ अपने उस तरह की कम्यूट को बाइसिकलिंग पे अगर कन्वर्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा एक रुझान मिलेगा। और जब एक कलेक्टिवली सब लोग ये काम कर रहे होंगे तो हम स्टीरियोटाइप्स भी ब्रेक कर रहे होंगे और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी होगी कि ये वाकई ही एक हेल्दी वे ऑफ कम्यूट है और इसको हम एज अ लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक हेल्दी कम्यूट है, लाइफस्टाइल के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा इर्तिज़ा, मुझे बताएं कि आपने यूरोप में भी, अमेरिका में भी, मतलब टर्की में, अमेरिका में और फिर पाकिस्तान में इतना लंबा ट्रैवल किया है, सबसे मज़ा कौन से वाले सफ़र पर आया? और समर, आपसे भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछेंगे, पहले इर्तिज़ा आप बताइएगा। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का कोई जवाब नहीं है पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा लैंडस्केप हमें दिया है। और अगर पाकिस्तान से बाहर की बात की जाए तो टर्की में जो कैपेडोकिया का पूरा एरिया है उसका बिल्कुल हट के एक लैंडस्केप है। यहाँ पे केव सिटीज़ हैं और हॉट एयर बलून्स जहाँ पे होते हैं, और वो बिल्कुल केव सिटीज़ जो हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट मंजर होता है। और अमेरिका में मेरा सबसे फेवरेट जो था वो ग्रैंड कैनियन था, एरिज़ोना में। सही, ठीक है। तो बेसिकली पाकिस्तान आपने नंबर 1 रखा और बेशक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है भी इस हवाले से, नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात करें तो नंबर 1 है। इर्तिज़ा, समर से भी हम जानते हैं, समर आप बताइएगा कि आपने भी माशाल्लाह फर्स्ट पाकिस्तानी है जो कि रूफ ऑफ अफ्रीका में गई, उसके बाद फिर आपने कराकोरम माउंटेन्स का भी सफ़र किया है। दैट मीन्स कि आपने पाकिस्तान का नॉर्थ भी देखा और अफ्रीका के ऊपर भी आपने सफ़र किया नॉर्थ में। क्या डिफरेंस पाया, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छा लगा सफ़र करते हुए? ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा। ये बहुत कम लोगों को पता, मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं यूएस गई, रशिया गई, अफ्रीका गई, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अभी ये नहीं पता कि दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक या लंबी तवील तरीन माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान में हैं। तो जब मैं उन्हें जाके बताती थी, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की चीज़ होती थी कि अच्छा सबसे ज़्यादा माउंटेन्स तो हमारे पास है और हाईएस्ट भी हमारे पास है।
तो हमारे पास तो पूरी रेंज है। अफ्रीका में देयर वाज अ वन फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, उनका एक ही पहाड़ था जिनको उन्होंने बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज किया हुआ था और वो उस पर बेतहाशा टूरिज़्म हो रहा है। हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा पहाड़ है, लेकिन मसला ये कि वहाँ पे टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहे जितने आने चाहिए, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्लाइंबर्स और एथलीट्स और साइकिलिस्ट हैं। 7,000 पीक्स इतनी ज़्यादा, 8,000 पीक्स ऑफ रोड ट्रैक्स बहुत ज़्यादा है खूबसूरत, जो आपको सिर्फ 2 व्हील्स पे साइकिल्स पे ऐसी ऐसी वैलीज मिले जाते हैं जहाँ पे आप गाड़ी वगैरह में नहीं जा सकते, एंड विच इज़ द वेरी बेस्ट पोटेंशियल फॉर पाकिस्तान जिसको हम टैप कर सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज़ जो अभी सुन रहे हैं कि वो पॉलिसी मेकिंग पे काम करे, एडवेंचर टूरिज्म पे काम करे, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन बन सकता है। Definitely. और प्लस इससे हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, हमारा एक ग्लोबल इमेज अच्छा होगा, हमारी लोकल कम्युनिटी तो इंस्पायर हो गई और हमारे लोकल जो यूथ है उसको बहुत आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक काम है। थैंक यू सो मच समर और इर्तिज़ा, आप दोनों का, एंड कीप साइकिलिंग। आई थिंक ये प्रमोट आप करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद लोगों में ना सिर्फ ये शौक पैदा होगा, वो कहते हैं ना कि आप एक चीज़ को देखते रहें तो आप में शौक भी पैदा होता है, और अगर लोग इसको ऑप्ट यकीन जानिए बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ वाइज आती हैं या इन्वायरमेंट वाइज आती हैं, उससे आप अक्सर लोग कहते हैं ना कि लोग जिम जाते हैं गाड़ी पर और वहाँ जाकर साइकिल चलाते हैं, तो होना ये चाहिए कि अगर आप साइकिल को रूटीन बना लें तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से इर्तिज़ा ने भी कहा है, समर ने भी कहा है, अपनी रूटीन में लेके आए, लाइफस्टाइल इसको बनाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, और ओवरऑल अगर आप इसको प्रोफेशन लेके आना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। तो लेकिन एक चीज़ है कि साइकिल ज़रूर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। खबर आपसे शेयर करनी है वो ये है कि जी ओलंपिक्स जो कि गुज़िश्ता साल नहीं हो सकी थी कोरोना के बायस, इस साल हो रही है दोबारा से। उसका शेड्यूल जारी हो गया। जुलाई अगस्त में टोक्यो में ओलंपिक्स जब होंगी तो पाकिस्तान से एक नाम शामिल कर लिया गया, इन्विटेशन उनको मिल गई है, और ये बैडमिंटन गेम को नुमाइंदगी करेंगी पाकिस्तान की माहूर शहजाद। पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह बैडमिंटन में नुमाइंदगी मिलने जा रही है। और किसी भी प्लेयर का बड़ा ख्वाब होता है ओलंपिक्स में जाकर न सिर्फ पार्टिसिपेट करना बल्कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना। तो माहूर माशाल्लाह ये एजाज़ आपके हिस्से में आया है कि आप इस दफ़ा ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि ये मेरा बड़ा दरीना ख्वाब था जो पूरा हो गया कि मैं सब्ज़ हराली परचम जो है वहाँ बुलंद करूँगी। और माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहूर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत एजाज़ की बात है कि आप ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रेशर भी है। आप ठीक सही, तो बेसिकली ऑब्वियसली कोविड की वजह से आपने जिस तरह जिक्र किया कि उतना नहीं है प्रैक्टिस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तान की बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर हैं, चैंपियन हैं, और बड़ा नाम है आपका, और इसी वजह से आपको सेलेक्ट भी किया गया है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं अच्छा परफॉर्म करेंगी। अगर हम ओवरऑल बात करें माहूर पाकिस्तान बैडमिंटन की और ओलंपिक्स की, क्योंकि ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान हमेशा बहुत पीछे कहीं नज़र आता है ओलंपिक्स में, तो इसकी वजह आप क्या देखती हैं? आप अपनी गेम को रिलेटेड भी करें बात बैडमिंटन की और ओवरऑल पाकिस्तान की। जो मुझे लगता है पाकिस्तान में जो चीज़ लैकिंग है वो ये है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता अभी। मतलब हमारी फेडरेशंस को फंड्स ही नहीं मिलते कि वो प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर सके, मतलब हम लोगों को टूर्नामेंट्स पे भेज सके या हमारा कोई ट्रेनिंग कैंप लगा सके। सो जो सबसे बड़ा मसला वो यहाँ पे पाकिस्तान में यही है कि स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, और प्लस दूसरा जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी आके मतलब प्लेयर्स को स्पॉन्सर नहीं करा। तो एक तो गवर्नमेंट लेवल पे भी उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और प्लस फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है। बिल्कुल सही, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एज अ फीमेल, एक लड़की के तौर पर स्पोर्ट्स विमेन हैं आप, और ना सिर्फ अपनी कंट्री में खेलना और अब इंटरनेशनली जाकर परफॉर्म करना, ये सफ़र कैसा है? कितने चैलेंजेस आए, कितनी मुश्किलात आई यहाँ तक पहुँचने में? मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा मतलब वो मुश्किल नहीं रही, क्योंकि मुझे फैमिली से भरपूर सपोर्ट थी। मेरे पापा हैं, उनको स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, तभी मैं बैडमिंटन पे आई, और जिस लेवल पे मैं आज पहुंची हूँ वो सारा क्रेडिट मैं अपने पापा को दूंगी। और उसके बाद मेरी मामा भी मेरी डाइट का ख्याल रखती हैं और फिर मेरे लिए मैचेस के लिए भी दुआएं करती है। तो पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सपोर्ट है। लेकिन मुश्किलात ऑब्वियसली मेरे रास्ते में भी ज़रूर आए। यहाँ पे कराची में जो सबसे बड़ा मसला वो यही है कि यहाँ पे
पब्लिक फैसिलिटीज जो बैडमिंटन की बहुत कम है और यहाँ पे कोचेस बहुत लिमिटेड है, तो अपनी ट्रेनिंग को मतलब कोचेस को अरेंज करना, कोर्ट को अरेंज करना काफ़ी मुश्किल रहा है। और फिर जैसे मैंने बताया अभी जो मैंने रिसेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला पोलिश इंटरनेशनल 2021 इन मार्च, तो वो पेंडेमिक की सिचुएशन में खेला और मैंने अकेले ट्रैवल किया, तो इस टूर की मेरी फैमिली भी अगेंस्ट थी, लेकिन क्योंकि मुझ में वो जज्बा था कि नहीं मैंने मतलब ओलंपिक्स के लिए सेलेक्ट होना है, तो जितनी भी मुश्किलात फेस हुई मैंने उसको अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह फेस किया और अकेले फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वो करने में भी कामयाब हुई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। बिल्कुल माहूर, आपने जैसे कहा ना कि आपके वालिदैन की सपोर्ट है, हमने जब भी किसी वुमेन स्पोर्ट्स प्लेयर से बात की है ना, हमेशा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पिवटल रोल अदा करता है कि पेरेंट्स का साथ होना बड़ा ज़रूरी है। गवर्नमेंट तो बाद में आती है, लेकिन पेरेंट्स अगर साथ दे तो बड़ा अच्छा इंसान जो है परफॉर्म कर सकता है। अब चूँकि आपने जिक्र किया है कि आप अभी रिसेंटली कोविड की वजह से उस तरह से नहीं तैयारी कर चुकी हैं, अब आप ऑलरेडी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं। 100 टॉप प्लेयर्स में आपने कहा कि मैं आ जाती अगर कुछ बेहतर मुझे मौके मिल जाते दुनिया के, वो तो चलें वो भी आप आ जाएंगे अगर यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो अब 1 महीना रह गया, जुलाई में अब जाने वाले मतलब है ओलंपिक्स की डेट आ चुकी है, तो क्या आपने अभी तक फाइनल की होती है ना, फाइनल तैयारियाँ गवर्नमेंट की तरफ से, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से क्या चल रहा है इस वक्त? इस वक्त तो अभी जैसे कि मतलब इतनी सही से मुझे ओलंपिक्स में इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली अभी वो मुझे सारा निकालनी है कि कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है और फिर क्या ट्रैवलिंग डेट है, तो अभी तक मतलब उसकी इंफॉर्मेशन इतनी सही से नहीं है मेरे पास और कंप्लीट नहीं है, तो अभी मुझे उस पर भी वर्कआउट करना है, फिर प्लस अपनी ट्रेनिंग पे भी करना है और फिर मतलब कि जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि मतलब लॉकडाउन लगा गया है कराची में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर वो मेरे लिए कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी अरेंज कर देंगे, कहीं कराची में कर दें बेशक या लाहौर या इस्लामाबाद में, ताकि मैं डिफरेंट प्लेयर से भी खेल सकूं, क्योंकि कराची में आपको पता है बैडमिंटन के प्लेयर्स बहुत ही कम हैं और अच्छे तो मतलब उस लेवल पे प्रोफेशनल लेवल पे खेलने वाले बहुत कम है, तो अगर मुझे डिफरेंट प्लेयर से खेलने का मौका मिलेगा तो मेरी तैयारी और ज़रा अच्छी हो जाएगी। तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितने हमारे यहाँ पर ओलंपिक एसोसिएशन है, वो चाहे बैडमिंटन फेडरेशन है, उनको अब सामने आना पड़ेगा। अगर आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपको भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है, सिर्फ इन फेडरेशन और एसोसिएशन से ही नहीं, गवर्नमेंट से भी। वेल, गुड लक माहूर, आई रियली होप कि आप बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करें और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आए, आउटस्टैंडिंग रहे, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप अपने फैंस को ओलंपिक्स में जाने से पहले? मैं जो जितने भी लोग देख रहे हैं और जो भी पाकिस्तानी कौम है, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने में कामयाब हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह जी, आप ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी और आपका ख्वाब पूरा होने जा रहा है, सब जलाली परचम आप बुलंद करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया और आपको गुड लक। माहूर शहजाद, आप पाकिस्तान करने जा रही हैं और ये बात बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फेडरेशन को देखनी तमाम कि अपने जो प्लेयर्स हैं उनको आप सपोर्ट करें और कहीं पर अगर कमी आती, जैसे वो कह रही थी कि मैंने तैयारी करनी है अभी और अभी तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो ये मालूमात देना हमारी फेडरेशन का काम है, वो इनको ज़रूर सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, वेल गुड लक। हम तो दुआ कर सकते हैं आपके लिए, जो कि हम करते रहेंगे। इसी के साथ आपके साथ एक और खबर शेयर करेंगे। पाकिस्तानी ड्रामास तो हमेशा से ही दुनिया भर में बड़े मकबूल रहे हैं और कोई स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट बन जाए तो फिर उसकी धूम जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क में भी सुनाई दे तो बड़ा मज़ा आता है। आपको याद होगा कि बहुत से 90s के खास तौर पर जो ड्रामास हैं वो बाकायदा इंडिया की ड्रामा अकेडमी में पढ़ाए जाते थे, वो ड्रामास दिखाकर। अब दोबारा से हम उसी ट्रैक पर आ गए हैं कि एक इंडियन निजी टीवी जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल जिंदगी गुलजार है को नशर कर रहा है। जी बिल्कुल, वो इसको नशर करेगा और जो ये ज़िंदगी गुलजार ड्रामा है वो पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त देखा भी गया और इससे पहले हमसफ़र ड्रामा था, उसको भी इसी तरह भारत में दिखाया गया, उसमें भी फवाद खान थे और उनको भी बड़ा पसंद किया गया, बल्कि उन्होंने बाद में जाके भारत में काम भी किया और इसी तरह मायरा खान को भी। अब यहाँ पर ये जब ड्रामा दिखाया जाएगा तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर से जो है ना वो तमाम मुतरफ़ हो जाएंगे पाकिस्तान की इंडस्ट्री के, जो टीवी इंडस्ट्री है हमेशा से आपने 90s का जिक्र किया, वो अभी भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 90s 2000 और अब ये दूसरी दिहाई है 2000 की, तो इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त और अब तीसरी में हम दाखिल हुए हैं, इसमें भी हम काम कर रहे हैं कोविड के बावजूद। तो ये ड्रामा मेरा ख्याल है जब चलेगा तो फिर उसके रिस्पांस वाकई बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आने वाला है जी। और ये तो एक अच्छी बात हो गई कि इंडिया भी मुतारिफ हो गया है हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का, बल्कि है और काफ़ी सालों से है और ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ खबर आपके साथ शेयर करेंगे और वो खबर ये है, खबर पख्तूनख्वा असम्बली सराइकी ज़बान को पार्लिमानी ज़बान का दर्जा
दर्जा दिलवाने के लिए करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर हो गई है। जी, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। DI खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद कुंडी ने करारदाद पेश की थी। सराइकी को पार्लिमानी ज़बान करार देने के लिए पंजाब असम्बली में भी करारदाद जमा हो चुकी है। करारदाद मुल्तान से पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद अली हैदर गिलानी ने जमा करवाई है। तो सराइकी ज़ुबान पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बोली भी जाती है और एक पूरी बेल्ट है पंजाब की जो कि सराइकी को समझती है, इसको बोलती है। तो अगर उसको भी आप पार्लिमानी ज़बान बना लेंगे तो जो लोग इसको बोलते हैं उसमें आसानी फील करते हैं बात करने में, तो उनको भी फैसिलिटेट करना बड़ा ज़रूरी है। और ये करारदाद जो पास हुई है और जो जमा करवाई गई है ये बड़ा खुश आइंदा पाकिस्तान, बड़ा खुश आइंदा है जी, क्योंकि रिप्रेजेंट करना होता है। तमाम नुमाइंदों ने अपने अपने इलाके को, अपने अपने एरिया को और अपनी अपनी ज़बान में अगर करेंगे तो वो अपनाइयत और वो जो एक फीलिंग है, अटैचमेंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सराइकी ज़बान वैसे ही मुझे बड़ी पसंद है, बड़ी मीठी ज़बान होती है और मेरा दिल है कि मैं कभी सीखूं। मुझे समझ आ जाती है लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। और ये मेरे ख्याल में ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको एक दूसरा डायलेक्ट में जाना और थोड़ा सा लैंग्वेज को सीखना, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में ये सभी हैं शामिल ज़ुबानें, जो ज़ुबान शामिल है उसको इज्जत मिलनी चाहिए और उसको शामिल करना चाहिए। और अगर ये सराइकी ज़ुबान को शामिल किया तो मेरे ख्याल में खुशाइन तो है, लेकिन ये उनके लिए बड़ा मेरा हौसलामंद हो जाएगा कि अब आप भी सीखेंगी, हम भी सीखेंगे, ताकि और मजीद मैं तो डेफिनेटली सीखूंगी। अच्छा जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।